अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग प्रॉब्लम थे वो करेंगे। साथ में मैं आपको एक दूंगा टिप, और लेक्चर के एंड पे हम लोग एक जो बला प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत उसको हम छेड़ेंगे, ठीक है। उसको मैंने बला इसलिए कहा है क्योंकि वो नज़र आने में जो है ना वो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 11 काफ़ी मज़े की चीज़, इसके बारे में बताऊँगा आपको कुछ। ओके, हमने लास्ट में ना जो ये वाला प्रॉब्लम छोड़ दिया था, लंबी हुई थी वीडियो इसलिए। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप देता हूँ। टिप ये है कि लेट कंसिडर कि हमने फॉर एग्जाम्पल कोई एक कोड लिखना है, उसमें साइन है, कॉज है, टेन है, मतलब मैथ के मॉड्यूल वाले जो हैं वो चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि मैथ को इंपोर्ट करवाने के बाद फिर बार बार हमें साथ में एम डॉट एम डॉट एम डॉट लिखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम है ना, एंड पे ये पड़ा, ठीक है, बिल्कुल आसान सा ही है। तो ये चलो पहले यही कर लेते हैं। 23 डू द फॉलोइंग कैलकुलेशन एट पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले मैथ को इंपोर्ट करवाओगे, उसके बाद लिखोगे इंपोर्ट मैथ एज एम डॉट ई एक्स पी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई एम डॉट साइन एम डॉट पाई ओवर 6 प्लस एम डॉट लॉग 3 मल्टीप्लाई बाई एम डॉट कॉज एम डॉट पाई। ठीक है, मतलब बार बार हमें एम डॉट एम डॉट एम डॉट लिखना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए पाइथन जो है ना एक बड़ा मज़े का वो बनाया हुआ है सोल्यूशन। अगर आपको ये पता हो कि आपके कोड में साइन लग रहा है या कॉज लग रहा है या टेन लग रहा है, तो आप बजाय पूरी की पूरी मैथ इंपोर्ट करने के आप उस मैथ में से साइन कॉज या टेन भी इंपोर्ट कर सकते हो। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ पहले कि अब मैं ऐसे लूँगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करवाओ, आप साइन को इंपोर्ट करवा दो, साथ में पाई को भी इंपोर्ट करवा दो। अब मुझे वो बार बार मैथ 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 वो लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ साइन और पाई बाई 2। देखो मैंने वो साथ में जो हम लोग यहाँ पे एम डॉट साइन उसके बाद एम डॉट पाई लिखते हैं, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जब आपको ये पता हो कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, आप उनको सबको यहाँ पे इकट्ठा इंपोर्ट करा के फिर आगे यूज़ कर सकते हो। होगा क्या, एक तो आपका टाइम सेव होगा और बार बार वो जो एक चीज़ की रेपिटेशन है वो बच जाएगी। तो ये थी एक टिप। अब हम लोग अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमने अभी करना है सबसे पहले, ये 23 हो गया, बस इसको आपने ऐसे ही कर लेना है। तो ये मैंने अभी बता दिया, ये कहाँ आ गया, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 12। कहता है कि यूज द हाइपरबोलिक साइन और साइन हाइपरबोलिक इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इज, उसकी ये होता है फार्मूला साइन हाइपरबोलिक का। कंप्यूट द साइन हाइपरबोलिक फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 यूजिंग एक्सपोनेंशियल, देन वेरीफाई द रिजल्ट इज इंडीड द हाइपरबोलिक साइन यूजिंग पाइथन फंक्शन साइन हाइपरबोलिक इन द मैथ मॉड्यूल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले आपने क्या करना है, एक अपने पास से वेरिएबल बनाना है जिसका नाम आप रखोगे साइन हाइपरबोलिक, और उसको आपने इस चीज़ के इक्वल पुट करना है, ठीक है। मतलब आप पाइथन का जो अंदर साइन हाइपरबोलिक है ना, आपने वो नहीं यूज़ करना है, आपने अपने पास है ये वाला फार्मूला बनाना है और इससे आपने आंसर निकालना है। फिर आपने क्या करना है कि जो पाइथन के अंदर वाकई में जो साइन ये वाला जो साइन हाइपरबोलिक स्टोर है आपने वो यूज़ करना है, और उसके लिए आपने आंसर निकालना है, ठीक है। पहले आप इस फार्मूले में एक्स इक्वल टू 2 पुट करोगे, फिर आपने पाइथन की जो मैथ मॉड्यूल है उसमें से अपने साइन हाइपरबोलिक उठाना है और उसमें आपने 2 पुट करना है। फिर आपने चेक करना है कि क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो हमारा ये गोल है। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट मैथ, अब एम, अच्छा मैं दोबारा वही जो मैंने टिप दी है मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ और ये भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसने एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो ये लो एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पास एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसका हम न्यू लिख रहे हैं। उसके बाद एम डॉट, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 2 नहीं लिखना, मैंने एक्स लिखना है क्योंकि हमने 2 की वैल्यू जो एक्स में स्टोर की हुई है। आगे फिर माइनस है, फिर एम डॉट एक्सपोनेंशियल और इसमें हम लिखेंगे माइनस एक्स, और ये इसके आगे मैं एक और ब्रैकेट लगा के इसको मैं 2 पे डिवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, अपने पास से एक फंक्शन बना लिए, फार्मूला बना लिए, ठीक है। और फार्मूला ये वही होता है जो साइन हाइपरबोलिक का एक्चुअली में होता है। तो अब हम इससे क्या करते हैं, इसको यूज़ करके हम जो है ना, मैं इसको प्रिंट कहता हूँ, प्रिंट साइन हाइपरबोलिक, मतलब जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो ज़रा मुझे प्रिंट करके दो और बताओ कि इसका जवाब क्या आता है। तो ये मुझे कुछ इस तरह का आंसर निकाल के दे देगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका आंसर। अभी हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक दफ़ा साइड पे जाके ना
जो एक्चुअल में उसके अंदर जो साइन हाइपरबोलिक होता है, अगर मैं उसको 2 के साथ करता हूँ तो भला वो मुझे क्या आंसर देता है। सिंग लिख दिया मैंने, साइन हाइपरबोलिक किधर गया, एम डॉट साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2। तो ये देखो दोनों आंसर जो है ना वो तकरीबन 5 या 6 या 7 डीपी तक तो ठीक है, बल्कि पूरे ठीक लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा ये वो 2 दफ़ा हो गया, 1 मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ ना, ये इसको तो वो ऊपर हमारा आया हुआ है। ठीक है, एक हमारा आंसर ये है जो हमने अपने खुद से फंक्शन से निकाला है, और एक हमारा आंसर ये है। तो अब देखना तो ये तकरीबन ये यहाँ 7-8 डीपी तक तो ये ठीक है, इवन के 9 डीपी तक भी शायद। एंड पे जो है ना वो इसका आ गया 019 और इसका आ गया 186। अच्छा अब प्रॉब्लम में उसने हमसे क्या पूछा है, प्रॉब्लम में वो कहता है कि पहले आपने क्या करना है, ये इससे आपने आंसर निकालना है और फिर आपने वेरीफाई करना है कि क्या इसका निकाला हुआ जवाब पाइथन के साइन हाइपरबोलिक के इक्वल आता है कि नहीं आता। अब हमने तो यहाँ से इधर इसको वैसे ही देख लिया कि जो है ना वो प्रॉपर इक्वल नहीं आ रहा। अच्छा जब हम लोग इसको पेपर में लिखेंगे तो फिर हमने क्या करना है, पेपर में यहाँ तक करके ना, ठीक है, फिर नीचे आना है, फिर हम इससे पूछेंगे कि मोहतरमा पाइथन मुझे बताओ कि क्या जो साइन हाइपरबोलिक मैथ वाला है क्या वो इसके इक्वल है। ये चीज़ हमने इससे पूछनी है। ठीक है, हमने कल पढ़ा हुआ है कि डबल इक्वल टू के साइन का मतलब होता है कि क्या ये वाला जवाब और जो हमने ये वाला बनाया का इक्वल है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो पहले तो उसने मुझे ये आंसर दिया है, ये उसने मुझे दिया है इस चीज़ का निकाल के जो हमने खुद वेरिएबल बनाया है। और फिर जब मैंने उससे ये पूछा कि जो साइन उस मैथ के अंदर स्टोर है उसका आंसर, और ओहो इसको मैंने आर्गुमेंट तो दिया ही नहीं है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2, तो यहाँ पर मैंने 2 भी लिखना है, सॉरी x, क्योंकि हमारा वेरिएबल x है ये। अब मैं पूछता हूँ, अभी भी फॉल्स ही आना है, देखो फॉल्स ही आया। ठीक है, तो अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो मैथ के अंदर जो साइन हाइपरबोलिक स्टोर है वो हमें ये वाला आंसर देता है, और जो हमारा वेरिएबल है वो हमें ये वाला आंसर देता है। ठीक है, तो पेपर की हद तक तो आप अगर यहाँ तक लिख के आओगे तो ठीक होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन 2 या 3 नंबर का आया हुआ था हमारे मिड टर्म में। अच्छा आप पेपर में इतना लेके आ जाओगे तो ठीक हो जाएगा। अब अगर हमने इसको पाइथन के रूल से ठीक करना तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको किसी तरीके से करता हूँ राउंड, ROUND राउंड, और कितना राउंड करता हूँ मैं इसको, मैं कहता हूँ लेट्स कंसिडर मैं इसको 5 dB तक राउंड करता हूँ, और उसके दूसरी साइड पे मैं कहता हूँ कि जो दूसरे वाला आंसर है दोनों को तुम राउंड कर दो 5 dB तक, तो फिर देखते हैं कि हमारे आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो लो अब इसको ट्रू आ गया, देखो क्योंकि मैंने राउंड कर दिया तो ये 5 dB तक पहले ठीक था, तो अब जो इसका आंसर है वो ट्रू आ गया। ठीक है, तो आप अगर पेपर में आप यूँ भी लिख के आ जाते हो कोई मसला नहीं, उल्टा अच्छी बात है। तो ये था इसका प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ वेरीफाई साइन स्क्वायर x प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6। हमने क्या करना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें ये हमारा एक वेरिएबल होगा और इसमें हमने बार बार वैल्यू पुट करनी है, पहले पाई पुट करेंगे, फिर पाई बाई 2, फिर पाई बाई 4, फिर पाई बाई 6, और हमें एक एक वैल्यू पे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो अब देखना इसमें जब मैं अब एक दफ़ा मुझे लिखना पड़ेगा ये सारे का सारा पाई के लिए, फिर पाई बाई 2 के लिए, फिर पाई बाई 4 के लिए, फिर पाई बाई 6 के लिए, तो मुझे बार बार यहाँ पे m डॉट डालना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं मुझे पता है क्योंकि इसमें साइन है, कॉस और पाई है, तो एक साथ ही मैं मैथ में से साइन, कॉस और पाई को पहले ही इंपोर्ट करवा लेता हूँ। बजाय इसके कि मैं इंपोर्ट मैथ एज m लिखूँ, मैं जो है ना वो लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं पहले ही कहता हूँ कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट साइन, उसके बाद मुझे कॉस भी चाहिए और साथ में मुझे पाई भी चाहिए। तो बस अब मैं अब प्रोग्राम में लिखते वक्त मैं साइन, कॉस या पाई के साथ दोबारा m डॉट लगाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब पहले x इक्वल टू क्या है, मेरे ख्याल में पाई है, हाँ पाई से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे पाई बाई 2, 4 और 6 तक जा रहे हैं। मैं इसको बताता हूँ कि पहले तुमने x इक्वल टू पाई लेना है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ फार्मूला क्या है, साइन ऑफ x। ठीक है, क्योंकि x में पाई स्टोर है तो मैं पाई की जगह पे x दे दूँगा, उसको खुद पता लग जाएगा कि x की वैल्यू है वो पाई है, और इसका ऊपर स्क्वायर भी है पूरे का, साइन स्क्वायर x होना है ना ये, उसके बाद प्लस, ये कौन सा प्लस है, प्लस आगे कॉस, और इधर भी मैं क्या लिखूँगा x,
इसका भी स्क्वायर और इसका एक ब्रैकेट में और ऐड कर देता हूँ ताकि इसको ये इकट्ठा ही जो है ना रन कर दे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ एक्स, और इसको मैं कहता हूँ कि ये कोई वाई वेरिएबल है। ओके, नीचे में आता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि तू मुझे ज़रा प्रिंट करा के बता कि क्या वाकई ही जो वाई है वो 1 की इक्वल है कि नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो उसने मुझे ट्रू बोल दिया। इसका मतलब है कि ये जो वाई का आंसर आएगा, ठीक है, पहले क्या करेगा, ये जहाँ जहाँ पे एक्स है, एक्स की ये वैल्यू पुट करेगा पाई। इस सारी चीज़ में पाई पुट करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसको वाई में स्टोर कर देगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो वाई के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। फिर जब मैंने इससे पूछा है कि क्या वाई इक्वल टू 1 है, तो कहेगा हाँ है, क्योंकि वाई के अंदर स्टोर क्या हो चुका है, 1 स्टोर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता। आपने इसको अब पाई के लिए किया, फिर आपने इसको करना है पाई/2 के लिए, फिर पाई/4, फिर पाई/6। तो पेपर में यहाँ तक छोड़ने देना, आपने इसको अगेन रिपीट करना है। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ। इसी के नीचे हम आप देखेंगे कि एक्स जो है ना, अब उसकी जो वैल्यू है वो पाई/2 हो चुकी है, ठीक है। हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक्स क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू हम लोग पाइथन में किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब मैं नीचे दोबारा लिखूँगा। तो जब सारी स्टेटमेंट मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ फिर से मैं पेस्ट करता हूँ। अभी के लिए क्या करेगा, अब x की जगह पे वो क्या पुट कर देगा, पाई/2, और जो भी आंसर आएगा उसको y में स्टोर करेगा। तो अगेन आंसर 1 ही आना है। अब मैं फिर इसको कहता हूँ कि तू प्रिंट करवा दे मुझे। क्या प्रिंट करवाएगा, मुझे पूछ दे मुझे कि बताओ मुझे कि क्या y का आंसर दोबारा 1 आएगा। ये अगले हिस्से में आप क्या करेंगे, अब आप x की जगह रख देंगे पाई/4, ठीक है। उसके बाद दोबारा वही चीज़ आप यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इससे पूछता हूँ कि मुझे प्रिंट करके देगा क्या y का आंसर 1 की इक्वल है। एंड पे जाके इसको इकट्ठा ही हम लोग जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लेंगे पूरे प्रोग्राम को। उसके बाद मैं इसको दोबारा कहता हूँ कि अब तूने रखनी है x की वैल्यू पाई/4 रखने के बाद वो चीज़ मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसको मैं कहता हूँ कि अब प्रिंट करवा के जो y का आंसर है क्या वो 1 की इक्वल है। ये अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ, अब क्या करेगा ये, यहाँ से इसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। पहले ये सब कुछ पढ़ेगा, फिर प्रिंट करवा देगा इसको देख के, फिर ये सब कुछ पढ़ेगा, फिर ये प्रिंट करवाएगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये चीज़ प्रिंट करवाएगा, और फिर ये चीज़ पढ़ेगा और ये चीज़ प्रिंट करवाएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इसके जो आंसर हैं वो ट्रू 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 और ट्रू आने चाहिए। ओ फॉल्स कहाँ से आ गए, फॉल्स कहाँ से आ गए, एक मिनट। एक तो मैंने मिस्टेक की थी, मैंने यहाँ पे पाई/4 पुट किया था, तो वो आपने पाई/6 लिखना है, ठीक है। तो ये एक मैंने यहाँ पे ना चेंजिंग की है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये रेडियन को हटा दूँ तो क्या होगा, मेरे माउस की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसको बंद कर देता हूँ ये। अच्छा जी, यहाँ पे ये ना मैंने रेडियन लिख दिया है, तो मैं इस रेडियन को पहले ख़त्म करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि वो सिचुएशन क्या थी। ये और अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, तो ये मुझे बाकी सारी वैल्यू तो 2 दे रहा है, पाई पे भी, पाई/2 पे भी, और पाई/6 पे भी 2 दे रहा है, लेकिन पाई/4 पे जो है ना ये फास्ट दे रहा है, पता नहीं क्यों। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, रेडियंस, तो अब ये मुझे क्या करेगा, ठीक वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखो अब सारी ट्रू हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेफ साइड पे रहने के लिए आप एक काम करो, आप यहाँ पे भी रेडियन लगा दो, क्योंकि जो चीज़ पहले रेडियन में है उसको दोबारा रेडियन में कर भी दिया ना, तो इसने मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं करना हमें। देखो 2 ही आ रही हैं, इधर भी रेडियन लगा दो, यहाँ भी लगा दो रेडियन, और आप इसको इधर भी रेडियन लगा दो और यहाँ पे भी रेडियन लगा दो। सेफ साइड पे रहने के लिए आप सारी चीज़ों की जगह पे लगा दो रेडियन, तो फिर हमारा जो आंसर है वो ट्रू ट्रू और ट्रू आ जाएंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो फार्मूला है वो पाई/4, पाई/2 और पाई/6 सारों पे जो है ना वो हमें ट्रू ट्रू और ट्रू आंसर देता रहता है। तो 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पे। 18 पे कहता है कि अच्छा ना 18 काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसके 2 पार्ट है और दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। एक मैं करता हूँ और एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ओके, ये हमें कहता है कि डी मॉर्गन रूल है, नॉट पी और क्यू इज इक्वल टू नॉट पी एंड नॉट क्यू, ठीक है। एक ये डी मॉर्गन का रूल है और दूसरा जो रूल है वो ये है, नॉट पी एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और नॉट क्यू।
तो ये कहता है कि अब इसमें आप बेशक पी या क्यू की जौन सी मर्जी वैल्यू पुट करनी है पुट करो, इसका आंसर हमेशा जो है ना वो ट्रू ही होने वाला है। तो पहले कहता है कि आपने ट्रुथ टेबल को जनरेट करना है और जनरेट करके फिर आपने यहाँ पे अलग अलग पी और क्यू की वैल्यूज पुट करनी है और प्रूफ करना है कि पी और क्यू की हर वैल्यू पे इसका जो आंसर है वो 1 आ रहा है। अब ट्रुथ टेबल मतलब कि ये, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू 1 रखेंगे और क्यू मतलब पी की वैल्यू ट्रू, क्यू की वैल्यू भी ट्रू, फिर पी की वैल्यू ट्रू, क्यू की वैल्यू फॉल्स, फिर हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू फॉल्स, क्यू की वैल्यू ट्रू, पी की वैल्यू फॉल्स और क्यू की वैल्यू भी ट्रू। तो हमारे पास 4 सेट ऑफ वैल्यूज बनेगी और हम उन चारों सेट्स के ऊपर क्या करेंगे, इस डी मॉर्गन लॉ को जो है ना वो वेरीफाई करेंगे। अब एक ये लॉ है और एक ये नीचे वाला, तो मैं क्या करता हूँ कि इस नीचे वाले को मैं उठा देता हूँ, ये तो उसको हाईलाइट कर रहा है, एक मिनट, इसको जो है ना मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे यहाँ देखने के लिए ना आना पड़े। कॉपी और ये हम इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ ताकि ये इसको प्रोग्राम का हिस्सा ही ना समझे। या ओके, अब हमारी जो है ना केस नंबर 1 हमारा ये है कि मैं लिखता हूँ कि ये हमारा केस 1 है और वो क्या है, व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू। तो अब ना इसको करने के 2-3 तरीके हैं और जो आसान तरीका है ना वो ये है कि हम जो लेफ़्ट साइड पे है ना ये वाली चीज़, इसको किसी एक वेरिएबल में पुट करते हैं और इसको किसी और में, फिर हम लोग दोनों वेरिएबल को चेक कर लेंगे कि क्या वो सेम आता है या नहीं। अच्छा, पहले तो मैं लिखता हूँ ना कि हमारे पास जो है ना वो एक, यार ये क्या हो गया, ये पी है एक मेरे पास और वो क्या है, ट्रू है। देखो मैंने पहले भी समझाया था कि अगर आप यहाँ पे छोटा टी लिखते हो तो फिर वो उसको कुछ और ही मानेगा, ये अब उसका वो ट्रू वाला ऑपरेशन नहीं है, तो हमें यहाँ पे हमारी मजबूरी है कैपिटल टी लिखना पड़ेगा, तभी इसको ये अपना वो वाला ऑपरेशन मानेगा। उसके बाद क्यू भी है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा ट्रू है। ये अब मैं अपने पास है ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल है ए इज़ इक्वल टू, उसमें अब मैं क्या रखूँगा, नॉट पी एंड क्यू, ठीक है, बस यही था, नॉट पी एंड क्यू। फिर मैं एंटर करता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ बी, उसमें मैं क्या रखता हूँ, जो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन है वो मैं दूसरे वेरिएबल में रख देता हूँ, मैं लिखता हूँ नॉट पी और नॉट क्यू, ठीक है, ओके। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे बताओ तो सही कि क्या ये ए और बी का आंसर इक्वल है कि नहीं है। तो उसने मैं क्या कह दिया कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा एक केस डन हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे आओगे और यहाँ पे फिर अपनी आप हेडिंग दोगे कि केस नंबर क्या हमारा 2 है, और 2 में क्या होगा, व्हेन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं पी, उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करवाएंगे ट्रू, उसके बाद हम लोग एक क्यू वेरिएबल बनाते हैं, उस क्यू में हम लोग लिखेंगे फॉल्स, और नीचे आके फिर हम लोग इस सारी चीज़ को अगेन कॉपी पेस्ट करके रख देंगे क्योंकि ये तो सेम ही है। तो मैं इसको टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, अंदर से मैंने जगह छोड़ दिया, हो सकता है मुझे वो इंडेंटेशन के एरर दे दे ये। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे फॉल्स क्यों दे दिया, हालांकि फॉल्स आना तो नहीं चाहिए था, वेट, ओके। मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेटें ऐड नहीं करी हुई, तो ब्रैकेटें ना ऐड करने की वजह से जो ना आंसर पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे, इधर तो वैसे भी ट्रू था तो उसने हमें ट्रू ही करके दिखा दिया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं ऐड की हुई ये वाली, और ये जो ब्रैकेट है ना ये भी नहीं ऐड की, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट ऐड करनी चाहिए, ठीक है। देखो हमने ये क्लास में सीखा था उस दिन कि जो है ना बिना ब्रैकेटों वाला जो है ना वो ज़रा बुरा लगता है, तो आप क्या करेंगे, हर दफ़ा इन लॉजिकल ऑपरेशन के ऊपर ब्रैकेटें लगाना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं इस पे भी जो है ना ब्रैकेट लगा देता हूँ, कहाँ पे बोला, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई ना तो फिर उसका वो कुछ और मतलब समझेगा, और अगर ब्रैकेट लगाई हुई है तो अब देखो पहले वो पी और क्यू को सॉल्व करेगा और फिर उसके आंसर को नोट कर देगा। तो ब्रैकेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू माइट गेट एन एरर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो अब देखो दोनों ट्रू आ गई हैं, ठीक हो गया। आगे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं अपना तीसरा केस, केस नंबर 3 है
और केस नंबर 3 में क्या होगा, व्हेन जो है ना व्हेन पी इज़ क्या बकवास फॉल्स एंड क्यू इज़, तो टेबल में अब क्या होगा, पी फॉल्स होगा और क्यू जो है ना वो ट्रू होगा। अच्छा जी, अब हम वेरिएबल में कहते हैं कि जो पी है वो फॉल्स है और जो क्यू है ना वो क्या है, वो हमारे पास ट्रू है। बाकी सारी की सारी चीज़ वही है, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको तीसरी कंडीशन को भी रन करता हूँ और इसने मुझे ट्रू कह रही है, लेकिन मैंने वो ब्रैकेट फिर नहीं लगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा भी देता हूँ। इसका तो ऐसे ट्रू आ गया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए। कहाँ पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे, इधर यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे जो है ना ये गलतियों की वजह से वीडियो की जो लेंथ है ना वो भी थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों से हम लोग सीखेंगे ये, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को कॉपी कर देता हूँ जो ब्रैकेट समेत होगी। ओके, इसका भी अब आंसर ट्रू आ गया। और हमारी जो लास्ट और चौथी कंडीशन है वो क्या थी, केस नंबर 4 था। व्हेन क्या होगा, व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स, नींद की वजह से टाइपिंग नहीं हो रही। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, पी को भी हम कहेंगे कि ये जो है ना ये फॉल्स है और जो क्यू है ना उसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है, फॉल्स है। और बाकी कंडीशनें सारी वही हैं, दोबारा पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको रन करता हूँ तो ट्रू 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 और ट्रू, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि बेशक पी और क्यू की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लो, आंसर इसका जो है ना वो ट्रू आने वाला है। तो ये देखो काफ़ी हमारा लेंथी से कोड बन गया, ठीक हो गया। ओके, हमारा सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है, अंडर व्हाट कंडीशन फॉर पी एंड क्यू इज़ पी एंड फ्ला 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 एंड इज़ फॉल्स। तो ये हमने ऐसा करना है कि आप इसको आसानी के लिए कॉपी पेंसिल पकड़ो और नहीं, ये काम नहीं करना। अब इसको भी लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये ऐसे बनाएंगे कंडीशन, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, और फिर हम देखेंगे कि किस वैल्यू पे इसका आंसर फॉल्स आ रहा है और किस पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ उसने जो हमें जो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला सिर्फ ये एक्सप्रेशन जो है ना वो है, तो इसको आपने खुद कर लेना है, ठीक है। सारा मेथड वही है, तो ये भी हो गया। अब हम आते हैं इस बिला प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा तमीज़ के साथ। A very powerful approximation for pi was developed by a brilliant mathematician named Srinivasa Ramanujan. The approximation is this, this and this. अब पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। देखो, आप अगर फिजिसिस्ट हो ना, या आप मैथमेटिशियन हो, आप साइंटिफिक हो, काम कर रहे हो और आपको इस श्रीनिवासा रामानुजन का नहीं ना पता, तो फिर आप रेलू कट्टा ही हो, ठीक है। ये जो था ना, ये जनाब इंडियन मैथमेटिशियन थे। उम्र इनकी सिर्फ 32 या 33 साल थी। 33 साल में या 32.5 साल में ये बंदा फौत हो गया था। और ये इतना कोई लेजेंड तरीन बंदा था ना कि आपकी सोच है इसका, मैं अभी भी इसका नाम लेता हूँ ना तो मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। और ये इसको किसी ने कोई प्रॉपर नहीं था पढ़ाया, मैक्सिमम जर्नलिस्ट ने अपने खुद ही ये पढ़ाता रहा। और ये इसने भी लिखा हुआ है कि क्या था, ब्रिलियंट मैथमेटिशियन था। ब्रिलियंट क्यों था, और इस अप्रॉक्सीमेशन को इसने वेरी पावरफुल अप्रॉक्सीमेशन क्यों बोला है, वो इसलिए क्योंकि ये जो इसने लिखी हुई है ना, ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है और ये जो है ना कन्वर्ट करती है 1/π पे। और ये पावरफुल क्यों है, पावरफुल यूँ है कि जब इसने ये वाली सीरीज़ दी थी ना, तो इसकी सीरीज़ ये वाली देने से पहले जो यूरोपियन थे उनके पास अपनी पुरानी सीरीज़ थी, उसमें वो लेबनीज़ सीरीज़ यूज़ करते थे तकरीबन, या और भी सीरीज़ थी। और वो इतनी स्लो सीरीज़ थी ना कि आप उसमें अगर 1000 बार उसको आइटरेट करते हो ना, अब 1000 कोई छोटी टर्म नहीं है, बहुत से टर्म है, 1000 बार उसको आप आइटरेट करते तो उसके बाद जाके उसका जो आंसर है वो 1/π के इक्वल आता था। और सिर्फ जो है ना 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक पाई की इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है जो है ना पाई का आंसर 3.14, ये 14 नहीं है, ये आगे तक चलता ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो उनके पास जो पुरानी सीरीज़ थी वो तकरीबन 1000 बार आइटरेट करने के बाद जाके सिर्फ पाई की 3 या 4 dB तक इक्वल आती थी। और इस भाई साहब ने जब यूरोप गया तो उनके मुंह पर ये वाला फार्मूला देके मारा है। ये इतना पावरफुल फार्मूला है कि अगर आप इसमें सिर्फ n की वैल्यू 0 ही पुट करते ना, तो पहले ये इटरेशन पे जाके ये आपको 1/π के इक्वल आंसर दे मारेगा। और तकरीबन जो है ना हम देखेंगे आगे जाके कि ये तकरीबन 6 या 7 dB तक जो है ना आंसर है वो हमें पहली इटरेशन में दे देगा। तो देखो कितना फ़र्क है, वहाँ वो उसको 1000 बार कर रहे हैं और उनको आंसर मिल रहा है 1/π के तकरीबन 2 या 3 dB तक।
और यहाँ सिर्फ पहली इटरेशन पे जाइए 1/π पे जाके कन्वर्ज होता है। इसलिए जो है ना बुक वाले ने भी इसको लिखा है कि ये ब्रिलियंट था और इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो वेरी पावरफुल अप्रॉक्सीमेशन है। अच्छा, अब ना इसको लिखना जो है ना वो काफ़ी मैस बन जाता है। पहली बात कि जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ना वो इसको सॉल्व करने का कोई पूरे का पूरा प्रॉपर कोड नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इसने में बोला हुआ है कि आपने n=0 और n=1 दोनों के लिए आपने इसको इकट्ठा सॉल्व करना है और फिर आपने चेक करना है क्या वो पाइथन के अंदर जो जो स्टोर है वैल्यू पाई क्या उसके इक्वल आता है कि नहीं। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा बहुत समझने के लिए जो है ना वो इसको कुछ यूँ करेंगे। अब मैंने ना इसको पहले सिखा के रखा हुआ है क्योंकि इसको लिखना जो है ना वो काफ़ी मैसी था और मुझे थे ना मेरे से इसने 4-5 दफ़ा गलतियाँ भी करवाई हैं, तो मैंने इसको यहाँ पहले लिख रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया है इसको आसानी के लिए कि जो ये ऊपर वाला सारा पार्ट है ना ये वाला 2 × (2) 4k फैक्टोरियल और ये वाला इसको मैंने एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ये a ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ना वो मैंने यहाँ इस सारे में वो लिख दिया, ठीक है। साथ में मैंने ब्रैकेटें वगैरह बड़ी वो केयरफुल होकर डाली हैं, ठीक है। इसमें मुझे 3-4 बार तंग भी किया। और जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है ये वाली 9801 से लेके ये k फैक्टोरियल की पावर 4 और 396 पावर 4k इसको मैंने जो है वो यहाँ किसी एक और वेरिएबल b में स्टोर करवा दिए ये, और इसको मैंने सॉल्व किया है 0 के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ n=0 जहाँ पे भी k आ रहा है ना वहाँ पे मैंने 0 0 0 0 पुट किया है। देखो ये 0 है, उसके बाद ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो जहाँ पे भी k आया था वहाँ मैंने 0 पुट किया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, एक और मैंने बनाया वेरिएबल y और y को मैंने कहा है कि जो a है ना और b है मतलब वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये चीज़ ऊपर आएगी और डिवाइडेड बाय ये चीज़। फिर मैंने निकाला है y का आंसर, तो इसने मुझे पूरी चीज़ को डिवाइड करवा के ना मुझे y का आंसर दिया है, वो ये आता है 0.318 फला। फिर मैंने पाइथन से पूछा है कि 1/π का आंसर क्या है, तो वो होता है ये 0.311। तो देखो इस पूरी चीज़ का जो आंसर है ना वो ये आया और 1/π का ये आता है और ये तकरीबन ये 0909। तो ये 1 2 3 4 5 6 या 7 dp तक ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये लेकिन हमने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई 1/π की इक्वल है। तो ये था ना, अब मैं इसको कहता हूँ कि जो y है क्या वो वाकई 1/math.py के इक्वल है कि नहीं है। तो ये मुझे फॉल्स कहेगा क्योंकि देखो ना यहाँ तक सिर्फ सेम है, पूरे के पूरा सेम तो है नहीं, तो इसने मुझे कहना है कि ये फॉल्स है। तो अब इसको भी ट्रू करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि जो y का आंसर है ना उसको तू राउंड कर दे 5 dB तक, और इधर आके मैं कहता हूँ कि जो 1/π का आंसर आना है ना उसको भी तुम राउंड करो कहाँ तक, 5 dB तक करवा लेते हैं इसको भी। तो ये अब ये मेरे ख्याल में ट्रू देगा। अब देखो ट्रू आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ इस फार्मूले को सॉल्व किया है n=0 के लिए और हमने प्रूफ किया है कि कुछ dB तक मतलब 6 या 7 dB तक उसका जो आंसर है वो 1/π पे जाके कन्वर्ट हो जाता है। देखो ना मैंने राउंड क्यों लगाया, क्योंकि इसने भी क्या किया हुआ है 1/π अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है ना ये भी पाई तक जाके अप्रॉक्सीमेट ही होते हैं, क्योंकि पाई की जो है ना वो डेसिमल प्लेसेस 3.14 वो कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो चलते रहते हैं। सो ये थी आज की क्लास, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके प्रॉब्लम और जो थी वो सारी हो गई कंप्लीट। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।